क्या गलत हुआ? ये लास्ट वाला में गलत क्या हुआ? हम इधर से ना काउंटिंग किए हैं तो इधर से हम पोजीशन देखेंगे 2 1 ना होगा। ये जो बता रहे हैं तो काउंटिंग हम इधर से किए हैं 1 2 3, काउंटिंग इधर से हुआ ना 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, तब ना प्रीफर किए, तो यहाँ पर ये गलत हुआ ना, यहाँ 1 ना होगा, या नहीं लिखेंगे या सीधा क्रॉपिंग लिख देंगे, या तो 1 लिखेंगे 1 ये नहीं, या नहीं तो ये 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से काउंटिंग किए तो ये फर्स्ट पोजीशन है, इधर से थोड़ी काउंटिंग किए जो सेकंड पोजीशन दिखेंगे, ठीक है ना। देखने का गलती होगा, ठीक है, तुम लोग भी ध्यान नहीं। तो ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 ये नहीं लिखेंगे या 1 नहीं लिखेंगे, सीधा प्रोपिन लिख देंगे, वो भी नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, नहीं मेंशन किए तो फर्स्ट पोजीशन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, अंडरस्टूड है। तो हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो करेक्ट होगा, लेकिन 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। आया समझ में? तो इसको करेक्शन कर लो। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है ना। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन, ठीक है। तो कोई भी हेलोजन हेलाइड लेंगे, मान लो हेलोजन के रूप में हम क्लोरीन ले लिए, दूसरा हम ले लेते हैं तीसरा हम ले लेते हैं और फिर चौथा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर जो होगा है तो ये कोवलेंट, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट 11 में बताया था ना, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते पैदा होता है और सिर्फ सेचूरेटेड कार्बन में होता है। सेचूरेटेड बॉन्ड रहेगा मतलब सब सिंगल बॉन्ड रहेगा, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होता है? जहाँ सारा का सारा सिंगल बॉन्ड ही होता है, उसमें सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसके तरफ ये जो बीच वाला दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है, टूटता नहीं है ये बॉन्ड, सिर्फ बीच में दोनों शेयर किया है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम एग्जैक्टली बीच में रहना चाहिए, है ना। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ जो है अट्रैक्टेड रहेगा, इधर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये कार्बन से दूर हो जाएगा और क्लोरीन के नज़दीक आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, डेल्टा माइनस, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव, ठीक है। और इस कार्बन पर डेवलप हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही है, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी आ गया ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और ये परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि क्लोरीन तो उसमें जुड़ा हुआ है, उसका वो हाथ पाँव है, वो काट के फेंकेगा नहीं, और किसी एक्सटर्नल केमिकल के चलते ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आया है, ये उसका इनहेरेंट बिहेवियर है, उसके साथ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसमें, जिसके चलते वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। कोई आकर के इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करवाया, खुद से हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द कार्बन। समझ में आया?
तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे कम पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, इस पर डबल पॉजिटिव लिखेंगे, है ना। ये कार्बन पर क्या होगा, डेल्टा डबल पॉजिटिव। जितना दूर होता जाएगा उतना कम चार्ज होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, अब इसमें 2 कार्बन के चलते हैं इसलिए 2 टोयर हो जाएंगे, ठीक है, हाँ? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के चलते हैं, 3 टोयर हो जाएंगे। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल्टा डबल पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, और 3 कार्बन के बाद कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इस पर 1 2 3, बस 3 कार्बन तक ही ये इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होता है। 3 कार्बन के बाद कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं रहेगा। 3 कार्बन के बाद कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि 3 कार्बन के बाद कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। यानी 3 कार्बन तक आयनिक कैरेक्टर रहेगा। कोवलेंट तो है ही, अराउंड 10% आयनिक कैरेक्टर आ सकता है। 2-3% आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। 2-3%, ज़्यादातर केस में 2-3% ही आता है इसमें आयनिक कैरेक्टर, है तो ये कोवलेंट कैरेक्टर ना, तो 2-3% इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो आयनिक कैरेक्टर आएगा ना, वो कार्बन 3 तक ही आएगा। चौथा कार्बन से कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आगे का कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, प्योर कोवलेंट ही रहेगा। यानी 3 कार्बन तक आयनिक कैरेक्टर आएगा। सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कहाँ रहेगा, जिस कार्बन जहाँ पर पहला इंडक्टिव इफेक्ट है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ हुआ, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ हुआ, तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ हुआ, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बन चेन में घटते जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ, उससे कम इसमें हो गया, उससे कम इसमें हो गया, और तीसरा पर जाके ख़त्म हो गया। चौथा पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से प्योर हो गया कोवलेंट कैरेक्टर, आगे किसी में आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। आया समझ में। तो अल्टीमेटली कार्बन हेलोजन बॉन्ड के में क्या हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड कोवलेंट ही है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज ए कोवलेंट इन नेचर, बट इट हैज़ गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड है, बट इट हैज़ गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। आया बात समझ में, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्या समझ में आ गया, क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है ना। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। ये जो हाइड्रोकार्बन का हेलोजनेशन कराया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हेलोजनेशन भी है। ये क्या है, हेलोजनेशन। इसमें सारे हाइड्रोजन को धीरे धीरे हम हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन से हम इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। आए बात समझ में। तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, HNU से, या हीट देते हैं, समझ गए, है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इतना हीट देंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज की इतना एनर्जी उसको मिल जाए, इतना हीट देंगे या, समझ गए ना, हैं। और किससे रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग किसी से भी करवा सकते हैं। जैसे हम लोग क्लोरीन से ही करवाएंगे, क्लोरीन से ही रिएक्शन करवाएंगे। इसको ऊपर में एक्चुअली लिखना चाहिए, Cl, ठीक है, हाँ। इसको नीचे लिखो, इसको ऊपर, ठीक है, हाँ। तो रिएक्शन क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। फिर Cl2 अटैक करेगा तो बन जाएगा CH2Cl2,
फिर क्लोरीन अटैक करेगा तो बन जाएगा CHCl3, फिर क्लोरीन अटैक करेगा तो बन जाएगा CCl4। समझ गए? यानी ये मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन देगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया तुमको? मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। यानी इस प्रोसेस से हमको मिलेगा मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। इस प्रोसेस से क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। फिर हमारे लिए एक नया समस्या आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन करना होगा। तो मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन आएगा तो फिर हमको सेपरेशन करना होगा, सेपरेशन विथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है। तो इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहेगा? नहीं ना बिकेगा मार्केट में। तो इस प्रोसेस से हेलो एल्केन कोई भी इंडस्ट्री वाला बनाना नहीं चाहेगा। हम लोग जैसे लेबोरेटरी में बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे क्या बनता है, जो लिखा है बुक में वही बनता है कि नहीं, बस। लेकिन इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करवाएंगे अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, है ना, अल्ट्रा HNO2 या UV भी लिख सकते हो ऐसे, समझिए ना, ये इंडिकेशन है ये सब अल्ट्रावायलेट रेज की। तो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में जो है कोई भी हेलोजन जो है, जैसे इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आयोडीनेशन करेंगे, फ्लोरीन देंगे तो फ्लोरीनेशन होगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमको मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन, ये क्या है, क्लोरोमीथेन, ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, वो क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये सारे का जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, सारे का बॉइलिंग पॉइंट इसमें हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है। ये जो बना ना 1 2 3 4, इस चारों में मीथेन से जो हम बनाएंगे ना हेलो एल्केन, ये 4 चीज़ बनेगा ना, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ये चारों जो बना, इस चारों में बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम आराम से सेपरेट कर सकते, भले खर्चीला हो लेकिन ये इसको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ईथेन से भी जो बनता है ना उसको भी, लेकिन उसके आगे जब हम लोग जाते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, वो सब से जो हम हेलो एल्केन बनाते हैं, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना हेलो एल्केन बनेगा। इसमें 4 हाइड्रोजन था तो 4 तरह का हेलो एल्केन बना, तो 6 हाइड्रोजन रहेगा 6 तरह का बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा ना। एक एक करके 6 बार रिप्लेस करेंगे। उसी तरह से 3 कार्बन रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन रहेगा तो 8 तरह का हाइड्रोकार्बन बनेगा ना। तो ये जो 8 तरह का हाइड्रोकार्बन बनेगा तो उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होगा। आगे जा कर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है इतना कम हो जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस भी फेल होने लगता है। समझ गए ना, उसमें बड़ा ही एक्सपर्ट आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वही कर पाएगा, सब कर नहीं पाएगा। तो दिक्कत ना है इंडस्ट्री में, समझ गए। और एक तो खर्चीला होता ही और दिक्कत भी होने लगा। तो हम लोग मीथेन से बनाते हैं तो सेपरेट कर लेते हैं, ईथेन से हेलो एल्केन बनाते हैं तो भी सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन उसके आगे जब प्रोपेन ऑनवर्ड्स जो हेलो एल्केन बनता है, प्रोपेन में कितना है, 8 गो बनेगा हाइड्रोकार्बन, बनेगा ना, हाँ 8 तरह का हाइड्रोकार्बन बनेगा। जितना हाइड्रोजन है किसी में उतने तरह का, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 4 है ना, तो कितना तरह का बनेगा, 4 तरह का। ईथेन में कितना हाइड्रोजन रहता है, 6 रहता है, तो 6 तरह का बनेगा वहाँ भी।
तो ईथेन और मीथेन में हो जाता है सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है, डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो सफिशिएंट है, जिससे कि हम आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा लेते हैं। लेकिन प्रोपेन ऑनवर्ड्स जो है, प्रोपेन का जब हम हेलोजनेशन कराते हैं और उससे जो मिलता है हमको हेलो एल्केन, वो सारे हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस बहुत ही कम करता है ना, 1/2 डिग्री का है, उससे भी कम का है, समझ गए ना। बड़ा मुश्किल होता है, 2-3 डिग्री का डिफरेंस रहता है ना, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आराम से कर लेते हैं। अब 1/2 डिग्री का होगा, है ना, उस हाफ का भी हाफ हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करना डिफ़िकल्ट होता है ना। आया बात समझ में? तो इसीलिए ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है कॉमर्शियल पर्पस, है ना। ये क्वेश्चन आएगा, नॉट सूटेबल फॉर कॉमर्शियल पर्पस, नॉट सूटेबल फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है ना। उस कॉमर्शियल पर्पस से सूटेबल नहीं है, एक तो कॉस्टली हो जाता है, उसके बाद सेपरेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीथेन और इथेन से जब हेलो एल्केन बनाते हैं, यहाँ तो सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट हेलो एल्केन आता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो सफिशिएंट होता है, इसलिए हम सेपरेशन कर पाते हैं। लेकिन प्रोपेन ऑनवर्ड्स जो हेलो एल्केन बनता है, प्रोपेन के आगे वाला, प्रोपेन और उससे आगे वाला, उसमें हम सेपरेट नहीं कर पाते। तो कॉमर्शियली ये सूटेबल नहीं है। तो किस जगह सूटेबल है? इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को कराया जाता है। कब कराया जाता है? जब हमको सेपरेशन का ज़रूरत नहीं है, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन चाहिए सॉल्वेंट के रूप में, जब इसको यूज करें, यानी हमको सेपरेट नहीं करना है, जितने तरह का हेलो एल्केन बन गया ठीक है, हमको खाली उसमें किसी चीज़ को घुलाना है, घुला कर रखना है ना, घुलाने के बाद रिएक्शन करवाना है किसी से, तो उस केस में हम ये करवा देते हैं, आसानी से बन जाए। रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन सेपरेशन डिफ़िकल्ट होता है। तो जहाँ पर हमको डिफरेंट हेलो एल्केन्स को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर ये प्रोसेस सूटेबल। जहाँ पर हमको हेलो एल्केन को एक सॉल्वेंट के रूप में यूज करना है, ठीक है, अलग अलग हमको हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हेलो एल्केन नहीं चाहिए, सिर्फ उसको हमको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के रूप में सिर्फ यूज करना। सॉल्वेंट समझती है ना, सॉल्वेंट के रूप में यूज करना है। तो वहाँ पर ये सूटेबल है, अपना तैयार कर लिए, मिक्सचर ही है लेकिन सॉल्वेंट का तो काम कर ही रहा है ना, सेपरेशन हमको करना नहीं है। तो एज ए सॉल्वेंट जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर इस टेक्निक का यूज करके हम हेलो एल्केन बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कॉमर्शियली सूटेबल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ में सूटेबल है, जहाँ पर कि एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। और मीथेन के केस में हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं, तो मीथेन के केस में हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेपरेशन यहाँ डिफ़िकल्ट नहीं, बाकी के लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? कि बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है हेलो एल्केन का, वो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए कॉमर्शियली वायबल नहीं है, कॉमर्शियली सूटेबल नहीं है, सिर्फ लेबोरेटरी में हम इसको स्टडी पर्पस से इस रिएक्शन करवाते हैं, और दूसरा इंडस्ट्री में अगर करवाते हैं तो बस जहाँ एज ए सॉल्वेंट हम इसको यूज करेंगे। मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, वहाँ पर इस प्रोसेस को करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको सेपरेशन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड में होगा तब इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे।